मेरा नाम उस्मान है और उम्र 23 साल है, कद 5 फुट 10 इंच है। मास्टर्स की डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। पढ़ाई के अलावा मेरी खेल में भी बहुत दिलचस्पी है और क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, लेकिन यूनिवर्सिटी में स्क्वैश हर रोज खेलता हूँ। इसके अलावा वर्जिश मेरा मामूल है और जब मुकाबले होते हैं तो मैं रेस में जरूर हिस्सा लेता हूँ। लड़कियों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने में मुझे कभी मुश्किल पेश नहीं आई। कॉलेज में कई लड़कियां मेरी दोस्त थीं और यूनिवर्सिटी में भी कोई लड़की फंसाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। यूनिवर्सिटी में मनपसंद मजमून में दाखिला मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी की फीस पूरी करना एक बहुत बड़ा मसला। मेरे वालिदैन फीस अदा करने में मेरी मदद तो कर दी, लेकिन अब मैं रोज रोज उनसे पैसे तो नहीं मांग सकता था। रहाइश का मसला हॉस्टल ने हल कर दिया, लेकिन बाकी अखराजात के लिए मैंने सोचा कोई पार्ट टाइम नौकरी कर लूं। काफी ख्वारी के बाद एक रेस्टोरेंट में जॉब मिली, जहां हफ्ते में 5 दिन दोपहर के बाद की शिफ्ट थी और हफ्ते को पूरा दिन काम करना होता था। रेस्टोरेंट काफी पोश इलाके में वाक़े था और रेस्टोरेंट में केबिन भी बने हुए थे, जहां प्राइवेसी के मतमन्नी अफराद विराजमान होते थे। मेरा काम काउंटर के पीछे खड़े होकर ऑर्डर लेना और फिर ऑर्डर सर्व करना भी था, जब किचन से चीजें बनकर आ जाए। मेरे ऊपर एक लड़की थी जो खुद को मैनेजर समझती थी, हालांकि इसका ओहदा महज असिस्टेंट मैनेजर का था। इसका नाम फाखरा था। थी वो बहुत खूबसूरत, लंबे काले बाल, मॉडल्स जैसा दिलकश चेहरा और खूबसूरत काली आंखें। मेरा दिल तो करता था कि इससे प्यार करूं, लेकिन वो शादीशुदा थी और उसका शौहर भी काफी तगड़ा था। 1-2 बार रेस्टोरेंट आया तो इसे देखकर मैं एक मर्तबा तो डर ही गया, लेकिन फिर भी मैंने फाखरा को दबे दबे अल्फाज में छेड़ना न छोड़ा। लेकिन मुझे कभी भी ज्यादा उम्र की औरतों में कभी कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। ये दिलचस्पी तब शुरू हुई जब मुझे नई नौकरी पर 1 महीना होने को था। अक्टूबर का महीना था और रेस्टोरेंट में शाम के वक्त काफी रश हुआ करता था। एक दिन खिलाफ मामूल रश कम था, बल्कि ना होने के बराबर था। जब रश कम होता था तो मैं जानबूझकर फाखरा से छेड़छाड़ करता रहता था, वो भी मेरी छेड़छाड़ पर बुरा नहीं मनाती थी। इस दिन फाखरा किचन में थी और मैं काउंटर पर किचन से खुर्रम फ्राइड चिकन की प्लेट उठाकर लाया और आवाज लगाई, केबिन नंबर 36 के लिए। मैं हैरान था कि वहां तो कोई भी नहीं था। खुर्रम से पूछा तो इसने बताया जब मैं वॉशरूम गया था तब फाखरा ने कस्टमर से ऑर्डर लिया था, इसके साथ ड्रिंक भी ले जाना। खुर्रम ने आंख मारकर मुझे कहा और खुद वापस किचन में घुस गया। मैंने काउंटर के नीचे से ड्रिंक की बोतल निकाली और एक गिलास में उंडेल कर ट्रे सजाकर केबिन नंबर 36 की तरफ बढ़ा। यह केबिन कोने में था और तन्हाई पसंद अफराद अजूड़े ही इसे इस्तेमाल करते थे। खामोशी से तो यही लग रहा था कि केबिन खाली है, लेकिन अंदर दाखिल होने पर मालूम हुआ कि एक खातून मेज पर लैपटॉप रखे कुछ टाइपिंग में मसरूफ है। यहाँ रख दो टेबल पर, खातून ने मुझसे कहा। मैंने फौरन तामील की और ट्रे उनके लैपटॉप के साथ रखकर सीधा खड़ा हो गया। फ्राइड चिकन और ड्रिंक जाने से पहले मैंने मुनासिब समझा कि उन्हें बता दूं ऑर्डर में किया है, ताकि अगर मजीद कोई चीज चाहिए तो वो भी ला दूं। खातून ने मेरी आवाज पर टाइपिंग रोक दी और चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं तो जैसे हक्का बका ही रह गया। इतना हुसैन चेहरा। खातून की उम्र मेरे अंदाजे के मुताबिक 30 बरस के करीब तो होगी, लेकिन उनका हसन लाजवाब था। मैंने अपनी जिंदगी में कोई औरत इतनी खूबसूरत नहीं देखी थी। चेहरे पर झुर्रियां न होने के बराबर थीं, लेकिन लहजे और रख रखाव के लिहाज से मुझे लगा कि वो काफी मैच्योर खातून है। शुक्रिया। उनकी आवाज ने मेरी सोचों का तसलसल तोड़ डाला और मैं खिसियानी सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए लूट आया। असूलना तो मुझे आधे घंटे बाद बर्तन समेटने केबिन में जाना चाहिए था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनका सामना करने की। आखिरकार 45 मिनट बाद वो खुद ही बाहर आ गईं और फाखरा ने उनका बिल जमा किया। जाते जाते वो फाखरा की तरफ देखकर मुस्कुराईं और मेरी तरफ भी एक उचट्टी सी निगाह डाल गईं। थैंक यू मैडम, मैंने बुड़बुड़ाने के लहजे में कहा, जो फाखरा ने बखूबी सुन लिया। वो हंस पड़ी और कहने लगी, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गिलनी उस्मान। ये नक चढ़ी आंटी तुम्हें कोई टप नहीं देगी, इसे तो शुक्रिया कहते भी मौत पड़ती है। ये पहले भी यहाँ आती है? मैंने फाखरा से पूछा। तुमने नहीं देखा? ये महीने में 2 चक्कर तो लगाती ही है और हमेशा इसी केबिन में बैठती है।
मैंने सर झटका और फाखरा को देखकर सोचने लगा कि काश इसे मैं यहाँ से कहीं दूर ले जा सकता और खूब प्यार कर सकता। कुछ ही देर में शिफ्ट खत्म हो गई और मैं वहां से निकल खड़ा हुआ। तकरीबन 3 हफ्ते बाद वो खातून दोबारा रेस्टोरेंट आए। बुध का दिन था और कस्टमर्स मुनासिब तादाद में मौजूद थे। दरवाजे से दाखिल होते ही मैंने उन्हें देख लिया था। कंधे पर बड़ा सा पर्स लटकाए वो मेरे सामने से गुजर कर अपने मनपसंद केबिन की तरफ बढ़ गई। उनके अंदाज से लगता था कि उनका ताल्लुक किसी अमीर खानदान से है। कपड़ों में भी जदीद तर्ज नुमायां थी। उन्होंने बिजनेस सूट पहन रखा था और पिंडलियां तकरीबन नंगी ही थी। आ गई फिर से। फाखरा ने मुझसे कहा, जाओ जाकर उसका ऑर्डर लो, मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती आज। उन खातून से दोबारा सामना होने के इम्कान पर मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने आप को संभाला और सोचा, किया हो गया है मुझे, ये भी बस एक कस्टमर ही तो है। इस बार भी वो इसी कुर्सी पर बैठी टाइपिंग कर रही थी। मैडम क्या पसंद करेंगी? मैंने अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस लाते हुए उनसे पूछा। उनके हाथ लैपटॉप पर एकदम रुक गए और चेहरा ऊपर करके मेरी तरफ देखकर बोली, आज किया है मेनू में। एक मर्तबा फिर मैं उनके हसन में खो गया। उनकी नजरें मुझे अपने अंदर घिसती हुई महसूस हो रही थी। उनके गाल, उनके भरे भरे होंठ और ऊपर से सुर्ख रंग की लिपस्टिक मुझे पागल कर रही थी। मैंने उन्हें मेनू बताया। वो सीधी होकर बैठ गईं और बदस्तूर मेरी तरफ देखती रही। लिजाना कैसा है यहाँ का? उन्होंने पूछा। आज तक किसी कस्टमर ने मुझसे यहाँ की किसी चीज पर राय नहीं मांगी थी। मैं बताने से झिझक रहा था। झूठ में बोलना नहीं चाहता था और उन खातून से तो बिल्कुल भी नहीं। इतना अच्छा नहीं है वैसे, मैंने सच कह दिया। पहली बार खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट नुमूदार हुई और मुझे उनके सफेद दांतों की हल्की सी झलक नजर आई। उन्होंने दोनों हाथ मेज पर उल्टे रखे हुए थे और किसी उंगली में अंगूठी नहीं थी। नाखूनों पर अलबत्ता जामी से रंग की नील पॉलिश लगी हुई थी। अच्छा नहीं है क्या मतलब? खिलकर बताओ ना, उन्होंने पूछा। दरअसल हमारा शेफ काफी सारा इकट्ठा ही बना देता है और चूंकि ज्यादा बकता नहीं है, इसलिए हम पुराना ही ओवन में गर्म करके कस्टमर्स को देते रहते हैं। मैंने खिलकर बता दिया, जिससे उनकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अच्छा तो फिर बताओ क्या खाना चाहिए मुझे? यहाँ की सलाद बहुत अच्छी है, ताज़ा बुनती है, लेकिन इससे पेट नहीं भरता। अब सलाद के बाद कुछ मीठा कर लें। उन्होंने सर हिलाकर मुंह नीचे किया और एक लम्हा सोचकर मुझे जवाब दिया, ठीक है फिर सलाद ही ले आओ। मैडम ड्रिंक कौन सी लेंगी आप? सलाद के साथ कौन सी सही रहेगी? तुम ले आओ जो भी तुम्हारे ख्याल में ठीक रहेगी। उन्होंने फिर से मेरी तरफ देखा और मेरे जिस्म में एक बार फिर से करंट दौड़ गया। वो टाइपिंग में मशगूल हो गईं और मैंने वापस आकर किचन में ऑर्डर का बता दिया। जब तक ऑर्डर तैयार होता मैंने फाखरा से ड्रिंक का पूछा कि कौन सी ठीक रहेगी। कोको कोला ले जाओ। अच्छी है ना? वो मैंने पूछा। अच्छी छोड़ो, सबसे महंगी है। देखते हैं इसको पसंद आती है या नहीं। फाखरा इस खातून से काफी चालू मालूम होती थी। मैंने ट्रे में सलाद का प्याला और ड्रिंक का एक गिलास रखा और लेकर केबिन में आ गया। खातून अब भी टाइपिंग में ही मशगूल थी। रख दो वहाँ, उन्होंने बगैर सर उठाए मुझे कहा। मुझे किसी कदर मायूसी हुई क्योंकि मैं तवक्को कर रहा था कि वो कम अज कम ये तो देखेंगी कि मैं ड्रिंक कौन सी साथ लाया। मैं ट्रे मेज पर रख कर बाहर निकल आया। इस बार मैंने बर्तन समेटने के लिए अंदर जाने का फैसला किया ताकि मीठे में भी उन्हें कोई तजवीज दे सकूं। आधे घंटे बाद जब मैं अंदर गया तो वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए ड्रिंक की चुस्कियां भर रही थी। उन्होंने अपना कोट भी उतार दिया था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। जबरदस्त सलाद बहुत मजेदार थी और ड्रिंक के तो किया ही कहने। इसका नाम किया है? खातून ने अपना गिलास थोड़ा बुलंद करके मुझसे इस्तफसार किया। मैडम ये कोको कोला है जो सलाद के साथ ही पी जाती है। खातून मेरी बात पर हंस पड़ी, जिससे पहली बार उनके चेहरे की करख्तगी काफी कम हो गई। मीठे में कुछ लेंगी मैडम? मैंने पूछा। नहीं बस बिल ले आओ। मैंने बर्तन समेटे और जल्दी से वापस रखकर बिल और पेमेंट वाली मशीन उठाकर केबिन में वापस पहुंचा। जब मैं आया तो वो ड्रिंक खत्म कर चुकी थी और कुर्सी से उठकर कोट पहन रही थी। इससे मुझे उनके जिस्म को नोट करने का मौका मिल गया और हाथों से बालों को कोट से बाहर निकालकर कमर पर फैलाते हुए वो बहुत दिलकश लगी। कद में भी वो मुझसे सिर्फ 2-3 इंच ही छूटी थी। कोट पहनकर एकदम नजरें फेरी तो मुझे अपने आप को घूरता हो पाया। मैं झिंक गया और नजरें झुका ली।
उन्होंने पर्स से अपना बैंक कार्ड और 500 का एक नोट निकाला। कार्ड उन्होंने खुद ही मशीन पर से गुजार दिया और नोट मुझे थमाकर बोली, ये तुम्हारे लिए। मैं इतना बड़ा नोट लेते जरा सा झिझका, लेकिन बहरहाल ले ही लिया। बहुत शुक्रिया मैडम। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कंधे उचक्का कर बोली, तुमने मुझे इतनी अच्छी ड्रिंक से मुतारफ करवाया है, ये तुम्हारा हक है। तुम स्टूडेंट लगते हो। जी मैं अभी पढ़ रहा हूँ। आपको कैसे पता? शक्ल से लग रहा है तुम भी भूखे हो। कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? मैंने उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी का बताया तो उन्होंने मजमून पूछ लिया। वो बताया तो सर हिलाकर अपना कार्ड पर्स में रखा और कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? उनका अंदाज ऐसा था जैसे मैं उनका कोई असिस्टेंट हूँ। उन्हें अपना नाम बताया तो इसने हाथ बढ़ा दिया। मैं फरा हूँ। मैंने उनसे हाथ मिलाया और चंद सेकंड्स के लिए मेरा हाथ उनकी खूबसूरत उंगलियों से मिस हुआ। अगली बार जब आऊंगी तो तुमने ही मेरा ऑर्डर लेना है उस्मान। ये कहकर वो तो चली गई, लेकिन मैं मशीन और 500 का नोट था। मैं वहीं खड़ा सोचता रहा कि ये मुझे क्या हो रहा है। फरा अगले हफ्ते नहीं आई, इससे अगले हफ्ते भी नहीं आई और मैं सोचने लगा कि न जाने दोबारा उन्हें देख भी पाऊंगा या नहीं। शायद मैं उन्हें भूलने की दानिस्ता कोशिश भी करता अगर वो एक दिन शदीद बारिश में रेस्टोरेंट न आती। इस दिन बादल खूब गरज बरस रहा था और लगता था जैसे बारिश कभी रुकेगी ही नहीं। ऐसे में फरा छतरी थामे रेस्टोरेंट में दाखिल हुई, छतरी बंद की और सीधी काउंटर की तरफ आई। हेलो उस्मान, मुझे वही सलाद और ड्रिंक चाहिए। ड्रिंक मुझे अभी दे दो, मैं साथ ही ले जाती हूँ, फरा ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। जब मैं गिलास में वही ड्रिंक उंडेल रहा था तो फाखिरा मुझे घूरे जा रही थी। दरअसल मैंने इसे फरा से अहीन गुफ्तगू के बारे में बताया नहीं था, न ही इसे मुझे फरा से मिलने वाली टप का पता था। मैंने गिलास फरा को थमाया जो मुझे थैंक्स कहकर गिलास थामे इसी केबिन की तरफ चल दी। वाकया चक्कर है? फाखिरा ने शरारती लहजे में पूछा। पिछली मर्तबा उन्होंने मेरा नाम पूछा था और काफी मिलनसार खातून हैं वो, मैंने जवाब दिया। अपनी उम्र देखो उस्मान, ये चक्कर ठीक नहीं है। कैसा चक्कर यार? सिर्फ नाम ही तो बताया है मैंने। मैं कौन सा उन्हें लेके जा रहा हूँ? वैसे इतनी बड़ी भी नहीं है मुझसे। तुमने उन्हें शायद बाहर दिन की रोशनी में नहीं देखा। कम अज कम भी 35 साल की होंगी। फाखरा मुझे चिढ़ा रही थी। मैंने कहा हरगज नहीं, मेरे ख्याल में 28 या 29 की होंगी ज्यादा से ज्यादा, मैंने फाखरा को जवाब दिया। मैं नहीं मानती, 35 से कम हो ही नहीं सकती। मैं उनसे शॉपिंग मॉल में भी मिल चुकी हूँ एक बार। काफी अमीर खातून है, ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस करती हैं और उनकी कंपनी की काफी ब्रांचें हैं शहर में। मैं तो कहती हूँ तगड़ी आसामी है। फाखरा ने आखिरी फिक्रा पर अंक मारना जरूरी समझा। तुम्हें तो बड़ी मालूमात हैं उनके बारे में। मैं वाकई हैरान था कि फाखरा को इतना कुछ कैसे पता था। ये हारून की दोस्त हैं, तभी तो यहाँ कभी लंच करने आती हैं, फाखरा ने बताया। हारून हमारे रेस्टोरेंट का मालिक था। जब मैं खाना लेकर केबिन में गया तो मैंने जानबूझकर उन्हें नाम से मुखातिब किया। मुझे मालूम था कि अमीर लोगों में नाम से ही मुखातिब करने का रिवाज होता है, खा उम्र छोटी हो आ बड़ी। वो भी मेरी इस हरकत पर मुस्कुराई और बिल अदा करके मुझे फिर से 500 रुपए की टप दे दी। इतनी बड़ी टप कोई कस्टमर नहीं देता और मैं शर्मिंदा सा हो रहा था, लेकिन मना करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस तीसरी मुलाकात के बाद मैं उन्हें अपने दिमाग से ना निकाल पाया। वो हर 2 या 3 हफ्तों के बाद रेस्टोरेंट आती और हमेशा मैं ही उनका ऑर्डर लेता। वो मुझसे ही तजवीज़ मांगत और मैं हर बार उनके आने से पहले सोचता रहता कि अब की बार उन्हें क्या खिलाऊं। वो मेरी तजावीज़ पर कभी मुस्कुराती तो कभी हंस पड़ती। मुझे उनसे दिल होने लगी थी। जाहिर है मुझे ये तो मालूम था कि मेरा और उनका किसी किस्म का ताल्लुक नामुमकिनात में से था। पुरकशिश तो वो बहुत थी, लेकिन साथ ही अमीर कबीर कामयाब बिजनेस वीमेन भी थी, दौलतमंद और खुद कफील, और जहां तक मेरी मालूमात थीं वो शादीशुदा थी। अब मुझे एहसास होने लगा कि फाखरा की बात दुरुस्त थी। वो वाकई उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे उनका रेस्टोरेंट आना और मेरे मुंह से मेनू सुनना, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना, बिल की अदायगी के लिए पर्स खंगालना और फिर मुझे टप देना बहुत अच्छा लगता था। जो कुछ आने वाले दिनों में हुआ इसमें इस टप का बहुत बड़ा किरदार था। दिसंबर का महीना था। मुझे यहाँ नौकरी करते 4था महीना था। फरा अब तक 7 मरतबा रेस्टोरेंट आ चुकी थी और हर मरतबा मुझे 500 रुपए की टप देकर ही गई थी। मुझे ये बुरा लगने लगा था। मैं उनसे ऐसा ताल्लुक चाहता था जिसमें पैसों का लेन देन ही ना हो। सिरे से मैं उनसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी। भला वो क्यों किसी स्टूडेंट से दोस्ती करने लगे। पीर का दिन था जब वो तशरीफ लाई। उन्होंने सूप के साथ ब्रेड खाई और ड्रिंक पी।
जब मैं बिल के लिए मशीन लेकर उनके पास गया तो उन्होंने हसब मामूल मुझे अपना बैंक कार्ड और 500 का नोट थमा दिया। सॉरी फरा, मैं अब से अब ये टप नहीं ले सकता। मैंने कोई इस काम नहीं किया कि मैं इतनी बड़ी टप का हकदार ठहरूं। हिम्मत करके मैंने दिल की बात कह ही दी। ओ, ये मेरा शुक्रिया अदा करने का तरीका है। तुम्हारी वजह से यहाँ लंच करना मेरे लिए बोरिंग नहीं रहा और अब तो मैं इंतजार करती हूँ यहाँ आने का और तुमसे बातचीत का। फरा की बात पर मैं चौंक गया। पहली बार उन्होंने इस तरह की कोई बात की थी। मेरी नजरें खुद ब खुद झक गईं। बस मुझे ये टप लेना अच्छा नहीं लगा तो मैंने कह दिया। फरा खामोशी से उठी और कुर्सी की पुश्त पर से अपना कोट उठाकर पहनने लगी। मैंने दानिस्ता उनकी तरफ देखने से ग्रेस किया। उन्होंने कोट पहनकर मेज पर से अपना पर्स उठाकर कंधे पर डाला और जब मेरी तरफ रुख किया तो जैसे फिर से मुझे अंदर से किसी ने झंझोड़ डाला। उनकी सोहबत मेरे जज्बात बरंगेख्ता किए दे रही थी। उस्मान, मुझे तुम्हारे एहसासात की कदर है। टपना सही में किसी और तरीके से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दूंगी। फरा ने नोट वापस पर्स में रखते हुए मुझसे कहा। उनकी बात का ना जाने क्या मतलब था, लेकिन जो मतलब मैंने अखज़ किया इससे मेरे गाल तक लाल हो गए। ईद आने वाली है, अगर तुम चाहो तो ईद पर मेरे साथ कहीं डिनर पर चुल्लू, फरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कुराहट से ऐसा लगता था जैसे उन्हें पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने थोक निगला और अपनी किस्मत पर रश्क करने लगा। इतनी खूबसूरत खातून मुझे डिनर पर लेकर जाना चाहती थी। था तो नाकाबिल यकीन, लेकिन फरा मेरे सामने खड़ी मुझे एहसास दिला रही थी कि यह हकीकत ही है। वो मेरी तरफ देख रही थी जैसे मेरे जवाब की मुंतजिर हो। जी जरूर, हाँ, वो क्यों नहीं। मेरी जुबान में न जाने क्यों लुकनत आ गई। ठीक है, फिर बुध का दिन तुम्हारे लिए मुनासिब है। फरा का लहजा बहुत ही शाइस्ता था। उन्हें भी पता था कि मेरी जिंदगी बस पढ़ाई और नौकरी ही है, इसके अलावा तो कोई सोशल लाइफ है ही नहीं। जी बुध ठीक रहेगा, फिर भी मैं देख लेता हूँ कि बुध को कोई और काम तो नहीं मुझे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने की कोशिश की। फरा ने फिर से अपने पर्स में हाथ डाला और अपना बिजनेस कार्ड निकालकर मुझे थमा दिया। नीलम रोड पर एक छोटा सा नटालिया नाम का कैफे है। मैं 7 बजे की बुकिंग करवा लूंगी। अगर कोई काम हुआ बुध को तो मुझे कॉल कर देना पहले से, फरा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कहकर वो चली गई, लेकिन मैं वहीं खड़ा गुजरे लम्हात के बारे में सोचता रहा। उनके कार्ड को तकता रहा। कार्ड बिल्कुल सादा सा था, जिस पर उनके बिजनेस का नाम दर्ज था, फरा एंटरप्राइज, और नीचे उनका मोबाइल नंबर और लोगो था। इस रात पहली बार मैं फरा के ख्यालों में खोया रहा और उनके हुसैन सरापे को तखय्युल में लाकर सोचता रहा। शायद इसकी वजह ये थी कि अब मुझे फरा के साथ ताल्लुक नामुमकिन नहीं लगता था। उन्होंने मुझे डिनर की दावत दी थी तो जाहिर है उन्हें मैं पसंद तो था ना। जब मैंने आंखें बंद करके ख्यालों में फरा के चेहरे पर बोसा दिया तो साथ ही मेरे जज्बात भी तब्दील हो गए। फरा के साथ ताल्लुक एक बचगाना सोच लगने लगी। मुझे अपने ऊपर हंसी आने लगी और मैं सोचने लगा शायद फरा ने तरस खाकर मुझे डिनर पर मदऊ किया है, या शायद वो अपने सामने मुझे घबराया देखकर महजूज होती है। अगला 1 हफ्ता बहुत बेचैनी के आलम में गुजरा। कभी मैं सोचता कैंडल लाइट डिनर में फरा को अपनी जहानत से मुतासिर कर दूंगा, तो कभी मुझे लगता कि उन्हें देखकर मेरा सारा कॉन्फिडेंस ताश के पत्तों की तरह बखर जाएगा और सारा वक्त मेरी घबराहट में ही गुजर जाएगा। ईद पर भी रेस्टोरेंट तो ओपन ही था और छठी भी नहीं थी मेरी, लेकिन बुध वाले दिन ने इस कदर नर्वस था कि फाखरा भी मेरी हालत देखकर पूछ बैठी कि सब कुछ ठीक है ना। मैंने इसे इम्तिहानात का बहाना कर दिया कि पेपर्स की वजह से परेशान हो। रेस्टोरेंट से छठी के बाद हॉस्टल पहुंचकर मैंने शावर लिया, बूट पॉलिश किए और गहरे नीले रंग की शर्ट कॉटन जीन्स की पैंट के साथ पहनी। ये शर्ट मैंने पिछले हफ्ते आज के लिए ही खरीदी थी और इतनी महंगी खरीदी थी कि इतने पैसों में 2 हफ्ते की खुराक का बंदोबस्त हो सकता था। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखा और उम्मीद की कि फरा को पसंद आ जाऊंगा। एक लम्हे को ख्याल आया कि कहीं वो ये तवक्को ना कर रही हूं कि मैं सूट पहनकर आऊंगा। मेरे पास तो कोई सूट था भी नहीं। खैर, मैं तैयार होकर वक्त से पहले ही कैफे जाने के लिए निकल खड़ा हुआ और जब वहां पहुंचा तो 7 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। कैफे मेरी तवक्कुआत से ज्यादा पुरतयुश था। बाहर ही एक बिरह लोगों को खुश आमदीद कह रहा था। मैं कैफे में दाखिल हुआ तो कानों में बातों की आवाजें आने लगे। मैंने बैरे को फरा का बताया तो वो मुझे ऊपरी मंजिल पर बालकोनी में ले आया, जहां एक ही मेज थी और किसी किस्म की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। इसने मुझे बताया कि फरा साहिबा तो अभी नहीं आई और अगर मैं चाहूं तो दौरान इंतजार कोई भी चीज ऑर्डर कर सकता हूं।
मैंने मना कर दिया और तन्हाई में फराह की राह देखने लगा। मैंने सोचा यकीनन फराह गैर शादीशुदा होंगी, वरना मुझ जैसे जवान लड़के को यूं डिनर पर क्यों बुलाती। अब फिर शायद ये उनके लिए बिजनेस डिनर ही था और वो बस रेस्टोरेंट में मेरी खिदमत का शुक्रिया अदा करना चाह रही हो। और उन्होंने मेरे बारे में अपने शौहर को भी बता दिया होगा, कहीं वो शौहर को भी साथ ही ना ले आएं डिनर पर। लेकिन मेज तो 2 ही अफराद के लिए सजाई गई थी। मैं अपनी बेवकूफाना सोच पर मुस्करा उठा। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 7 बजने में 5 मिनट रह गए थे। ना जाने वो कैसे कपड़े पहन कर आएंगी। रेस्टोरेंट में तो हमेशा बिजनेस सूट पहनती थी, एक मर्तबा बस स्कर्ट पहनकर आई थी। मुझे स्कर्ट ज्यादा पसंद था। 7 बज गए और बेइख्तियार मेरी निगाह दरवाजे की जानिब उठ गई, लेकिन दरवाजा बंद था। कहीं उन्होंने मुझे धोखा तो नहीं दिया। लगती तो नहीं थी ऐसी, या शायद उन्हें कोई काम पड़ गया हो और उनके पास तो मेरा नंबर ही नहीं, तो कॉल कैसे करती। वैसे रेस्टोरेंट का नंबर तो होगा ही, वहां ही कॉल करके बता देती। दिन में 7:05 हो गए। मैंने सोचा ख्वातीन अक्सर लेट हो जाती है। 7:10 हो गए। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मजीद कितनी देर मुझे उनका इंतजार करना चाहिए। 7:30 तक, 7:45 तक, इससे भी ज्यादा देर तक। एन इसी वक्त दरवाजा खुला और फराह बालकोनी में दाखिल हुई। बैरे उनके पीछे था। मैं फौरन उनके इस्तकबाल को खड़ा हो गया। फराह ने अपना पर्स फर्श पर रखा और बैरे ने पीछे से उन्हें कोट उतारने में मदद की। उनको कोट इंतहाई कीमती मालूम होता था। नीचे उन्होंने गहरे सब्ज रंग का चुस्त सा लिबास पहन रखा था। मेकअप से अंदाजा होता था कि वो ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई हैं। भरे भरे होंठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक बहुत जच रही थी। लैंप की मध्यम रोशनी में भी उनके काले बाल चमक रहे थे और जल्द भी दुखने में बहुत मुलायम लग रही थी। सॉरी उस्मान, लेट हो गई। एक मीटिंग थी जो खत्म ही नहीं होने में आ रही थी। जब खत्म हुई तो मैं घर जाके तैयार हुई, फिर यहाँ आई रही सारी। मेरा दिल किया आगे बढ़कर उन्हें चूम लूं, लेकिन बस मुस्कुराने पर ही इक्तिफा किया और कहा कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी आया था। बैरे ने पूछा खाने से पहले कुछ लेंगे आ नहीं, तो फराह ने फौरन इसे कहा एक ड्रिंक ले आओ। मैं ड्रिंक पीने का आदी नहीं था, लेकिन फराह की मौजूदगी में अपने लिए पानी मंगवाते अजीब सा लग रहा था। इसलिए मैंने भी बैरे से वही ड्रिंक लाने का कह दिया जो फराह ने अपने लिए मंगवाई थी। हाँ तो कैसे हो? बैरे के जाने के बाद फराह ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उनकी मुस्कुराहट के सामने मुझे अपना आप पिघलता महसूस हुआ। वाकई उनका हसन बेमिसाल था। ठीक हो, मैं बस इतना ही कह सका। बैरा ड्रिंक ले आया और फराह ने नजरें मुझ पर गाड़े हुए एक चुस्की ली। बताओ ना कुछ अपने बारे में। मुझे तो बस यही पता है कि तुम स्टूडेंट हो और साथ रेस्टोरेंट में नौकरी करते हो, उन्होंने मुझसे कहा। जी बताता हूँ, मेरा ताल्लुक गांव से है। अबू आर्किटेक्ट हैं और 2 बड़ी बहनें हैं जो शादीशुदा हैं। मैंने उन्हें अपना तारुफ करवाया और करवाता ही चला गया। उन्हें बताया कि मैंने पहले आर्मी का टेस्ट भी दिया था, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया। फराह बहुत तवज्जो से मेरी बातें सुन रही थी। उनकी नजरें भी मुझ पर ही थी, साथ ही वो मुझसे सवाल भी पूछ रही थी। उन्होंने मुझसे मेरी अम्मा और बहनों से मुताल्लिक पूछा, फिर मेरे मशागिल और पसंदीदा म्यूजिक के बारे में पूछा। मैं उन्हें बताता गया। वो मेरी बातों पर मुस्कुराती गईं और मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। महज उनकी सोहबत ही मेरे लिए काफी थी। अब मुझे परवाह नहीं थी कि आगे क्या होता है। मेरे लिए यही काफी था कि फराह जैसी इंतहाई खूबसूरत खातून की सोहबत में इतने प्यारी जगह पर बैठकर दिल की बातें कर रहा था। खाना लग गया। खाना खाते खाते मुझे एहसास हुआ कि अब तक मैंने तो अपने बारे में बहुत कुछ उन्हें बता दिया है, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं पूछा। अब भी तो अपने बारे में कुछ बताए ना, मैंने कहा। फराह ने अपना मुंह नैपकिन से साफ किया और बोली, क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा सब कुछ। मुझे भी आपके बारे में बस इतना ही पता है कि आपका ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस है। मैं फैसलाबाद में पैदा हुई थी, वालिद डॉक्टर थे। उन्हें बरतानिया में नौकरी मिल गई तो हम सब वहाँ शिफ्ट हो गए। इस वक्त मेरी उम्र 5 साल थी। अब मेरी उम्र 30 साल है। आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी होगी, मैंने पूछा। हाँ, जाहिर है बचपन से तो अंग्रेजी बोलती आ रही हूँ। अब तो मैं सोचती भी अंग्रेजी में ही हूँ और ख्वाब भी अंग्रेजी में ही आते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2 साल पहले उनके वालिद की वफात हो गई थी, लेकिन वालिदा अभी हयात थी। ये भी बताया कि काफी साल पहले उनकी शादी हुई थी, लेकिन ज्यादा अरसा चल ना सकी थी। बच्चे भी नहीं थे, जिसका उन्हें बहुत दुख था। उनकी एक बहन भी थी जो डॉक्टर थी। फराह ने मजीद बताया कि उनके वालिद को उनसे हमेशा मायूसी हुई थी, क्योंकि वो डॉक्टर जो नहीं बनी थी।
मैं हमेशा से अपना बिजनेस करना चाहती थी, मकसद तो पैसा कमाना ही होता है ना। उनकी आवाज में हल्की सी उदासी थी। जी, और अब तो काफी कामयाबी बिजनेस वुमेन हैं। कामयाबी की कई किस्में होती हैं उस्मान, उन्होंने कहा। हम खाने के बाद मीठा भी चख चुके थे और अब फिर से ड्रिंक की चुस्कियां ले रहे थे। फराह की बात पर मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा और कुछ देर खामोशी छा गई। शायद हम दोनों ही एक दूसरे की बातों को अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में बैरा आ गया और यम से काफी का पूछा। मैंने फराह की तरफ देखा नहीं। फराह ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। मैं उनके लहजे में उदासी भांप गया था। शायद अब वो इस मुलाकात को खत्म करना चाह रही थी। उन्होंने बिल मंगवाकर अदायगी की और बीरह उनका कोट भी ले आया, जिसे पहनाने में इसने फराह की मदद भी की। कुछ ही देर में हम कैफे से बाहर निकल आए। जब हम खाना खा रहे थे तब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जिससे अब मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। फराह, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपके साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। मैंने फराह का शुक्रिया अदा किया। क्या तुम्हें घर जाने की जल्दी है? उन्होंने पूछा। नहीं तो, मेरा फ्लैट यहाँ से करीब ही है। चलो चल कर काफी पीते हैं। इस कैफे की काफी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ से नहीं पी। 10 बज चुके थे और रश कम होने लगा था। रेस्टोरेंट अलबत्ता खिले थे। मैं फराह के साथ पैदल चलने लगा। फ्लैट करीब होने की वजह से वो कैफे भी पैदल आई थी। चंद मिनट के बाद एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी डोर से गुजरने के लिए फराह ने पर्स से एक कार्ड निकालकर स्वाइप किया और हम बिल्डिंग की लॉबी में पहुंच गए। लिफ्ट में सवार होकर फराह ने 10वीं मंजिल का बटन दबा दिया। 10वीं मंजिल से बालाई मंजिल थी। लिफ्ट से निकले तो नीचे से भी बड़ी लॉबी हमारे सामने थी। यहाँ 2 दरवाजे थे। फराह ने चाबी निकालकर एक दरवाजा खोला। फराह ने अपना कोट टांग दिया और हम फ्लैट के मेन एरिया में आ गए। उनका फ्लैट काफी बड़ा था। लाउंज में कई सोफे रखे थे और दीवार पर बड़ी सी LCD नस्ब थी। एक तरफ किचन था और दूसरी तरफ कमरों के दरवाजे। किचन के साथ एक बड़ी सी खिड़की से बाहर का मंजर नजर आता था।